हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी। ये क्लास 9 का चैप्टर 11 है। सो बेसिकली पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इसका बैकग्राउंड देख लेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया था। तो हमने वहाँ पर फोर्स को ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था। फोर्स क्या था वहाँ पे? फोर्स वो था कि पुश और पुल एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो हमने फोर्स को डिफाइन कर लिया था एंड वी हैव सीन कि फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। फोर्स कैन काउज मोशन। हमें पता था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो मोशन प्रोड्यूस करता है। वर्क एंड एनर्जी उसी कंटेक्स्ट में रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप लेमन टर्म में बात करो, एक कॉमन आदमी का टर्म में बात करो, तो वर्क क्या बोलते हैं? काम। मतलब कोई भी अगर हम बोलते हैं कोई भी काम करता है तो उसको हम वर्क बोलते हैं। लेकिन साइंस का टर्म में वर्क का मतलब वो नहीं होता है जो हम इसको जनरल टर्म में सीखते हैं, ठीक है। तो साइंस का टर्म में वर्क कब होता है ये देखते हैं। तो साइंस का टर्म ये होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगा और वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ। मार्क माय वर्ड, मैं डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेस बोल रहा हूं। बाद में बताऊंगा कि डिस्प्लेस मैंने क्यों बोला, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्यों यूज किया मैं बाद में बताऊंगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर मैंने कोई फोर्स लगाया और वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ, तब हम बोलेंगे कि हाँ वर्क हुआ है, ठीक है। अगर हमने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई तो वहां पर वर्क नहीं हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल, आप दीवार को धक्का लगाते रहो, दीवार अपने जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रही है। अगर कहने को तो आप वर्क बोल सकते हो, जनरल टर्म में यार वर्क है, वो भी एक वर्क है, ठीक है, क्योंकि आपके पसीने वहां पर बहे, ठीक है। आप स्वेट किए हो, उसके लिए आपने अपना टाइम दिया है। लेकिन साइंस का टर्म में वो वर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा वो डिस्प्लेस नहीं हुआ अपनी जगह से। तो ठीक है, हम तो समझ गए कि वर्क कब होगा, ये हमने बता दिया। कितना वर्क होगा, फिर सवाल आती है कि कितना वर्क होगा, ये मैं कैसे फाइंड करूं। तो इसको हम ऐसे फाइंड करते हैं कि जो फोर्स जिस ऑब्जेक्ट पर लगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड को हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वर्क होगा, ठीक है। इस केस में अब आप बोलो कि फोर्स और इसका जो डिस्प्लेसमेंट और उसका डायरेक्शन भी कुछ है, तो इस पर भी कुछ रिलेशन होना चाहिए। सही पकड़े, होता ही है। क्योंकि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इसके बीच में एंगल है वो बहुत रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वर्क डन का वो होता है एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, यानी कि एफ एस कॉस थीटा। एफ यहाँ पर फोर्स है, एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, और कॉस थीटा, थीटा यहाँ पर एंगल है। किसके किसके बीच में? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो चलो अब हम समझते हैं कि अगर हम इस डिफिनेशन को अगर हम फॉलो करें तो हम कितने टाइप के वर्क देख सकते हैं। पहला पहला केस क्या हो सकता है? पहला केस ये हो सकता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, यानी कि थीटा जीरो है। तो उस केस में कॉस जीरो डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1, ठीक है। तो यानी कि उस केस में मैक्सिमम वर्क डन होगा। अगर फोर्स कांस्टेंट है मेरा, मैं पहला केस फोर्स कांस्टेंट ले रहा हूं, ठीक है, तभी आप तीन केस के बारे में बात करते हैं। तो अगर फोर्स जब कांस्टेंट है तो पहला केस क्या हुआ हमारा? अगर फोर्स कांस्टेंट है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जीरो है तो उस समय मैक्सिमम वर्क डन होगा। फिर अगर फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री पे है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है, उस समय जो कॉस 180 का वैल्यू होता है वो -1 होता है। यानी कि उस समय सबसे जो होता है ना, सबसे कम, यानी कि मिनिमम जो वर्क डन होता है ना वो होगा उस समय। अब अगर थीटा 90 डिग्री है तो उस केस में जो होगा आपका वर्क डन जीरो होगा। हमने तीन केस देखे, तीन एक्सट्रीम केस हमने देख लिया। पहला, जब वो 0 डिग्री हो, यानी कि फोर्स और वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, हमने वहां बोला वो मैक्सिमम वर्क डन होगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे हो तो हम वहां पर बोलते हैं जीरो वर्क डन होगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री पे हो तो वहां पर मिनिमम वर्क डन होगा, जो कि निगेटिव में होगा, यानी कि जो मैक्सिमम था उसी का यहाँ पर मिनिमम हो जाएगा। हमने इसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर लिया। आई होप आपको वर्क समझ में आ गया। लेकिन अब ये तीनों केस को हम देख लेते हैं, ठीक है। रियल लाइफ सिनेरियो से हम सीखते हैं, मतलब इसको हम देखना चाहते हैं रियलिटी में होता कैसा है, ठीक है। तभी हम इसके दिमाग में जब बैठेगा तब हम आगे इसको हम रिटेन कर पाएंगे एग्जाम में। तो जब 0 डिग्री की हम बात किए तो वो सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे कि आप जो टॉय कार होता है, टॉय कार को आप उसी डायरेक्शन में पुश कर रहे हो, उसी डायरेक्शन में टॉय कार आगे बढ़ रही है, वो हो गया वर्क डन, जहां पर दोनों के बीच में एंगल जीरो है। 90 डिग्री का केस क्या हो सकता है? 90 डिग्री का केस ये हो सकता है कि मान के चलो कोई एक वर्कर है या फिर कोई एक मैन है,
वो लोड को अपने सर पर लेकर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब वो लोड पर ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा ताकि वो लोड नीचे ना गिरे, ठीक है। लेकिन बंदा उसको डिस्प्लेस किसी डायरेक्शन में कर रहा होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किसी डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो इस केस में वो जो फोर्स लगा रहा उस ऑब्जेक्ट पे और जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा वो परफेक्ट 90 डिग्री है। तो उस केस में बंदा जितना भी वो लेकर घूम जाए वर्क डन जीरो ही होगा। या फिर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रेड बांधकर घुमा रहे हो, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा, ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यानी कि जो पाथ है, तो जो टेंजेंट बन रहा उस केस में वो भी 90 डिग्री बन रहा। तो जब सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वर्क डन वहां पे जीरो हो रहा, ठीक है। अगर आप 180 डिग्री की बात करो तो जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन हमेशा निगेटिव वर्क रोल करता है, निगेटिव वर्क देता है, ठीक है। जैसे कि अगर मोशन होता है, ठीक है, अगर मोशन हो रहा तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है। तो दैट्स वाई जो फ्रिक्शन फोर्स है हमेशा निगेटिव वर्क प्ले करता है, ओके। तो ये भी आपको क्लियर हो गया, यानी कि हमने तीनों सिनेरियो को आपके सामने रख दिया। पहला 0 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री एंड तीसरा 180 डिग्री। क्लियर। चलो वर्क डन तो समझ में आ गया। अब एनर्जी क्या बोला है ये समझते हैं। तो एनर्जी को हम साइंस का टर्म ऐसे डिफाइन करते हैं कि कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि अगर हम वर्क कर रहे हैं तो वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी कैन बी इन एनी फॉर्म, एनर्जी किसी फॉर्म हो सकता है, वेदर इट कुड बी मैकेनिकल और इट कुड बी इलेक्ट्रिकल और इट कुड बी सोलर एनर्जी, किसी भी टाइप का एनर्जी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, बट एनर्जी होना चाहिए। यानी कि एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। चलो एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया कि वर्क और एनर्जी का यूनिट क्या है, मतलब हम नापते कैसे है कि वर्क कितना हुआ, एनर्जी कितना हुआ। तो वर्क और एनर्जी को हम जूल में नापते हैं, उसका ऐसा यूनिट जूल है, दोनों का ऐसा यूनिट सेम ही है, ठीक है। तो एनर्जी को हमने डिफाइन किया कि क्या डिफाइन किया कि कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ओके। एक एक आता है टर्म आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कंजर्वेशन आखिर है क्या, तो ये एक यूनिवर्सल है जिसके अकॉर्डिंग एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि यूनिवर्स का जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है, ओके। कांस्टेंट क्या है, इसका मतलब क्या है, तो यानी कि एनर्जी सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो सकता है, वन फॉर्म से अदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, वो वर्क डन कर सकता है या फिर किसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, बट वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, या फिर आप एनर्जी कहीं से क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अभी अगर आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो मास को एनर्जी, मास एनर्जी इक्विवेलेंस पढ़ोगे तो एम इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आप देखोगे कि कैसे एक मास के टूटने से एनर्जी बनती है, वो अलग कंसेप्ट है। लेकिन अभी तक आप ये समझो कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, द एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ठीक है। आपको यहाँ याद याद रखना है। तो अब वर्क डन और एनर्जी को अगर आप ये समझो तो अभी हमारे पास जो हमें हमें सिलेबस में, जो हमारा 9th का सिलेबस है, हमें दो टाइप्स की एनर्जी पढ़ना है। फर्स्ट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड वन इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो एक एनर्जी को पोजेस करता है, ठीक है। उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। वो इक्वल किसको होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू मास ऑफ द बॉडी इंटू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। यानी कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है तो यानी कि उस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं कोई वर्क डन करने के लिए, या फिर हम उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो टाइडल एनर्जी होता है, टाइडल वेव्स हो गया, या फिर जो ये आपका ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर पॉइंट आप पढ़ोगे तो उसमें हम इसी काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हैं टरबाइन को घुमाने के लिए, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्म है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है हाफ एम वी स्क्वायर। एक एग्जांपल ले लो, मान के चलो कोई कार है, कार की जो मास है वो 100 kg है। चलो 100 kg कार तो होता नहीं है, लेकिन मैं कंसेप्ट के लिए आपको बता रहा हूँ कि 100 kg है, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन के लिए। उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब बताओ कि उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो अगर 10 उसकी अगर वेलोसिटी है तो उसका स्क्वायर कितना होगा 100, 100 टू 100 कितना हो जाता है 10,000, उसका हाफ कर दो यानी कि 10,000 का 5,000, यानी कि 5,000 जूल उस कार की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी उस कार की 5,000 जूल है। यानी कि अगर वो किसी चीज से टकराएगी, अगर वो मोशन से रेस्ट में आ जाएगी, यानी कि वो 5,000 जूल को उस बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर रही है,
ठीक है, यानी कि वो 5000 जूल का वर्क कर रही है। या फिर आप ऐसे समझो, अगर किसी दूसरे टर्म में समझने की कोशिश करो तो यानी कि कार के पास 5000 जूल ऑलरेडी एनर्जी है। अगर उस कार को हमें रोकना होगा तो हमें 5000 जूल उस पर वर्क करना पड़ेगा, तब वो जाकर कार रुकेगी अपोजिट डायरेक्शन में। चलो ये समझ गया। दूसरा जो हमारे टाइप्स ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, एनर्जी ड्यू टू इट्स शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर आप किसी बॉडी का शेप एंड साइज चेंज कर रहे हो या फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हो तो उससे जो एनर्जी बनता है, यानी कि उससे जो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट जो रिटेन करती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल, स्प्रिंग ले लो। ठीक है, स्प्रिंग अपने नॉर्मल कंडीशन में उसका लेंथ कांस्टेंट है, लेकिन अब जब स्प्रिंग को थोड़ा सा एक्सटेंड करो, ठीक है, तो उस समय उसने अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, यानी कि उस स्प्रिंग ने अपना साइज को चेंज किया। अब जब आपने उसको किया तो उसमें इंटरनल फोर्स एक्ट कर रही है, तो वो ट्राई करेगी अपने ओरिजिनल शेप में आने के लिए। तो वही जो उसकी टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू गेन इट्स ओरिजिनल शेप, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गई है। ठीक है, एग्जाम्पल, आपने छोड़ दिया, खींचा, छोड़ दिया, आप देखो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगी, और उसके बाद जब ओरिजिनल पोजीशन में आएगी उसके बाद भी वो थोड़ी और कंप्रेस होगी, फिर उसके बाद वो फैलेगी। तो इस समय इस टाइप से वो वाइब्रेट करेगी। इसको हम देखो समझेंगे बहुत अच्छी तरह से, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होती है। हम स्प्रिंग का ही फार्मूला लेंगे, एक स्प्रिंग का फॉर्मूला लेंगे, हम ग्रेविटेशनल का भी फॉर्मूला। ग्रेविटेशनल जो एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक तो मैंने आपको स्प्रिंग की एग्जांपल दी, पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की हमें पढ़नी है 9th में, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलो मैं पहले डिफाइन कर लेता हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अगर किसी भी बॉडी को अर्थ सरफेस से अगर हाइट पर आप रखते हो तो उस हाइट पे वो बॉडी एक एनर्जी को रिटेन करती है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो इक्वल होती है mgh, यानी कि मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इंटू हाइट, इसके इक्वल होती है। यानी कि मान के चलो एक ब्रिक है, ठीक है, उस ब्रिक को आपने 10 मीटर के हाइट पर रखा है, आपने सिर्फ 10 मीटर के हाइट पर रख दो, उसके पास ऑलरेडी एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। किसके इक्वल? अगर मास मान के चलो उस ब्रिक की 1 kg है और वो 10 मीटर पे है, और जी जो ग्रेविटेशन ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसके पास ऑलरेडी 100 जूल का एनर्जी है। यानी कि अगर आप 10 मीटर के हाइट से उसको छोड़ोगे तो जब वो नीचे गिरेगी ना, तो वहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी 100 जूल के बराबर होगी। इससे आप उसका वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो हाफ mv² से। ये न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा आपका। अभी आप आगे जब हम इस वीडियो के बाद जब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे वर्क एंड एनर्जी का, हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ये आपका जो काइनेटिक एनर्जी है, इसके बीच में जो कन्वर्सन हो रहा है ना, वो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो चलो हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने डिफाइन किया वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क को हमने साइंस के टर्म में ऐसे डिफाइन किया कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। बहुत अच्छा, ये समझ गया। उसके बाद हमने एनर्जी को डिफाइन किया। एनर्जी क्या था? एनर्जी द टेंडेंसी टू डू वर्क। दो टाइप की एनर्जी हमने डिस्कस की, काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या थी? द एनर्जी ड्यू टू the velocity of the object is called kinetic energy, and potential energy क्या थी? The energy due to its position, shapes and size is called potential energy। हम एनर्जी का कन्वर्सन भी देख लिया। समझने के लिए बहुत आसान लफ्जों में ऐसे समझो, वही मैं ब्रिक वाला एग्जांपल पे आता हूँ। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे मतलब कन्वर्ट कैसे होते हैं, कन्वर्सन आगे होती कैसे। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर ग्राउंड लेवल से 10 मीटर की हाइट पर एक ब्रिक को मैंने रख दिया है, तो उस समय, और अगर उस ब्रिक की मास 1 kg है, और अगर जी की वैल्यू मैं 10 लेता हूँ, 9.8 होती है, चलो मैं अप्रॉक्स 10 लेता हूँ सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन के लिए, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की 100 जूल होगी। गुड। अब बताना है आपको कि अगर जब हम उसको उसको अगर फॉल कराते हैं, फ्री फॉल कराते हैं, तो उस टाइम जब वो अर्थ को टच करने वाली होगी, यानी कि जब उसकी हाइट 0 होगी, आपको बताना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से तो आपको पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो अभी तो आपको पता ही था वो 10 मीटर के हाइट पर थी, तो उसके बाद 100 जूल था, राइट। अब जब वो 0 हाइट हो गई, यानी कि जब ग्राउंड को टच कर दिया, तो उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? उस समय उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है। क्यों? क्योंकि हाइट 0 है, यानी कि m इंटू जी इंटू एच। एच हमारा 0 है, तो किसी भी चीज से अगर 0 को मल्टीप्लाई करोगे हमें 0 ही मिलता है। गुड। तो आखिर सारी एनर्जी गई कहाँ?
तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्सन ऑफ एनर्जी, और आप बोल सकते हो ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द होल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 100 जूल। इससे आप उसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 जूल, यानी कि एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। एम हमारा कितना है 1, यानी कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 200, यानी कि वी इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 200, यानी कि 10√2 मीटर पर सेकेंड उस ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी। कब, जब वो अबाउट टू टच द ग्राउंड होगा तब। आई होप आपकी वर्क एंड एनर्जी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन जस्ट कमेंट, और आप किसी भी तरह से कांटेक्ट कर सकते हो। और हम जो नेक्स्ट वीडियोस लाएंगे विल सी एप्लीकेशन, और हम एनसीईआरटी की सॉल्यूशन भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। जो प्रॉब्लम्स है, एक्सरसाइज है, उसके हम सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।